डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज। पाठ का नाम है युगों का दौर। उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका नाम है विकास और हास। विकास मतलब होता है आगे बढ़ना, नई नई चीज़ें कर लेना। हास मतलब होता है कमी या नुकसान, पीछे हट जाना। तो देखते हैं। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। ईसवी सन के शुरुआती 1000 यानी 0 से लेकर 1000 वर्षों तक, अभी हम लोग 2020 में चल रहे हैं, फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा। अर्थात इस समय में राष्ट्रीयवाद काफ़ी ज़्यादा फैला। ईरान, चीन, यूनान जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता और इस सब से बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा भी पैदा होती है। अर्थात इस समय में इन 1000 वर्षों में ईसवी सन से लेकर के 1000 तक ये सब काम हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता गया। अर्थात भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हुई और भारतीय संस्कृति का दूसरे देशों में प्रसार भी हुआ। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक, यानी 1000 वर्षों की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 400 से लेकर के 600 तक वाले समय में गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। दीप्ति मतलब चमक। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही, यानी गुप्त काल के समाप्त होने से पहले ही, कमजोरी और हास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, उनको वापस भगा दिया जाता है। किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में, आधी शताब्दी मतलब लगभग 50 वर्षों तक पूरे उत्तर में अपने को राज्य सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करते हुए हूणों को निकाल बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया, क्योंकि इतने दिनों तक लगातार युद्ध होते रहे। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। यहाँ पर हूणों के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही बर्बर और अत्याचारी व्यक्ति थे। ऐसा भारत में बिल्कुल भी नहीं होता है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, जिसको वर्तमान में उज्जैन बोलते हैं, को जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर है। राजशेखर ने बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, आप कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़िएगा। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है, और उज्जैनी फिर एक बार बड़ी राजधानी बनती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग समय में कौन कौन से राजा आए और उन्होंने क्या क्या किया। ये भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह व्याकरण और कोशकार भी था। व्याकरण मतलब व्याकरण का उसको अच्छा ज्ञान था। कोशकार मतलब अकाउंट्स, जो हिसाब किताब आदि है उसका उसको अच्छा ज्ञान था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में भी थी। भेषज दवाइयाँ आदि से संबंधित और खगोल शास्त्र ज्योतिष से संबंधित। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला व साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वत्ता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। आपको याद होगा, आपने सुना होगा, ऐसे कहा जाता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वो जो राजा भोज कहा जाता है वो इसी राजा भोज के लिए कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है। तमाम चमकदार टुकड़े यहाँ पर अलग अलग समय में आए महान राजाओं को कहा गया है।
जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। अर्थात उत्तर में हमले बार बार होते थे तो वहाँ से लोग दक्षिण में जाकर के बस गए। गर्चे हालांकि उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस, जिसको हम लोग वाराणसी या काशी भी बोलते हैं, धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी आते थे। ये अलग अलग देशों के नाम है भाई। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार धार्मिक और दार्शनिक विषयों के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे, वैद्यक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया था, क्योंकि नालंदा में देश विदेश से वो लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो वहाँ पर जो भारत के विद्वान थे वो उनको सब बताते थे। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास, आजकल जिस जगह को भागलपुर बोलते हैं उसके पास में विक्रमशिला और काठियावाड़ गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थापित थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। तो इस प्रकार से भारत में बहुत विश्वविद्यालय थे। जो जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, यानी 1000 वर्ष समाप्त होने पर आते हैं, ये सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है, अर्थात इन सब का अंत होने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता है जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हों। हृदय स्तंभित होना मतलब हृदय स्तंभ के समान, जिसमें कोई हलचल न हो। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकराचार्य शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप, यानी बिगड़े हुए रूप सामने आने लगते हैं। साहित्य में बहुभूति, जो 8वीं शताब्दी में आए थे, आखिरी बड़े व्यक्तित्व था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय, जो 12वीं शताब्दी में है। कला में E.V. हैवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा, अर्थात 16वीं शताब्दी आते आते भारतीय कला और रचनात्मकता समाप्त हो गई। मेरा ख्याल है कि कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही, अर्थात दक्षिण भारत में भारतीय पुरानी परंपराओं को ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रखा गया है। उपनिवेशों में बसने के लिए, अच्छा एक सवाल पूछूं, मान लीजिए मैं आपसे कि भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति दक्षिणी भारत में ही क्यों जिंदा रही, उत्तरी भारत में क्यों नहीं रही, तो इसका जवाब दे सकते हैं क्या? देखिए, इसका जवाब होगा दक्षिणी भारत में बाहरी आक्रमणकारियों का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, इसलिए वो लोग अपनी संस्कृति को बचाए रखने में सफल रहे, जबकि उत्तरी भारत में बहुत ही ज़्यादा आक्रमण किए गए थे विदेशियों के द्वारा, और उन विदेशियों के देश में आने पर उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से घुल मिल गई और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति में बदलाव आ गए। तो ये इसका कारण था। अब आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे, जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चली। सदी मतलब 100 वर्ष। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण में पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे, अर्थात क्यों ऐसा हुआ कि भारतीय राजनीति और संस्कृति का पतन हुआ? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी, अर्थात हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहे, किसी और ने आकर के हम पर शासन किया और इसी वजह से हम लोग हमारी संस्कृति को खो बैठे।
यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल और अतिविकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मांगेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भीतरी ह्रास होना मतलब अंदर ही अंदर आपस में ही एक दूसरे से लड़ना। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर एक नए सिरे से अपना कायाकल्प किया है, अपना नया रूप सामने लाया है। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतःस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा, कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। अर्थात भारतीय लोगों की ये विशेषता है कि यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है वो दो तरह का है। उसी व्यवहार में रूढ़िवादिता भी आ जाती है, अर्थात पुरानी परंपराओं, पुरानी परिपाटी पर चलते जाना, और उन्हीं व्यवहार में नए विचारों का विस्फोट भी आता है। तो दोनों एक साथ आते हैं, जो कि आमतौर पर एक साथ नहीं रहते होंगे। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ और उसके बाद में उसका कभी भी उदय नहीं हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता गया। अर्थात जैसा अंत रोम का हुआ वैसा भारतीय सभ्यता का नहीं हुआ है। और साथ ही साथ में ये है कि भारतीय सभ्यता का पतन निरंतर थोड़ा थोड़ा चलता गया। शायद ये भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी अर्थात लोगों से मिलजुल करके न रहना। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, अर्थात सब अपने अपने घरों में बंध गए। जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया, देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। उनको लगता था कि व्यापार करने वाले लोग नीचे हैं। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया, अर्थात उनको ये अवसर नहीं दिए गए और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। ये सभी गलत बातें थी जिनकी वजह से भारत का पतन हुआ। और आगे बढ़े, भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन ये बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हो गई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। अर्थात ये लोग देश के लिए काम तो करते थे, लेकिन ये आपस में कभी भी मिलजुल करके नहीं रहे। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए। पुश्तैनी मतलब एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता के बाद में बेटा, बेटे के बाद में उसका बेटा, ये पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया, अर्थात उनको फिर जातिवाद में बांध दिया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ। विचारों में ह्रास, दर्शन में ह्रास, राजनीति में ह्रास, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी के मामले में और उसके साथ संपर्क में। ह्रास होना मतलब नुकसान या कमी होना। साथ ही क्षत्रियता के भाव बढ़ने लगे। अलग अलग क्षेत्र के लोग भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता भी बढ़ती चली गई। इसलिए वह बचा रह सका, अर्थात भारत बचा रह गया। नए संपर्कों में विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका, लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।